Hello students, good afternoon. Today we are going to start our new topic rinderpest or the cattle plague. बेटा कल हमने डिस्कस किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जब वो अमेरिका में गए तो वहाँ के लोगों पर उसका क्या असर पड़ा, उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को हराया। बायोलॉजिकल वार के बारे में हमने जाना कि उन्होंने एक डिजीज़ का इस्तेमाल किया वहाँ के पर्सन को हराने के लिए, किसी वेपन का, किसी हथियार का यूज़ नहीं किया। तो उस वॉर को हमने क्या नाम दिया था? बायोलॉजिकल वार। तो अब हम देखेंगे कि जब यूरोपियन कंट्री अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका में क्या असर हुआ, वो सारा हम देखेंगे। रिंडरपेस्ट और दी कैटल प्लेग इन अफ्रीका in the 1890s, fast spreading disease of cattle plague or rinderpest has a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. जो रिंडरपेस्ट की बीमारी वहाँ पे फैली, एनिमल्स में फैली थी बेटा, उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे वो सब ख़त्म होता चला गया। उनकी जो इकोनॉमी है वो भी डिस्ट्रॉय होती चली गई। This is a good example of the widespread European imperial impact on colonized society. ये एक एग्जाम्पल था यूरोपियन इम्पीरियल का कॉलोनियल सोसाइटी पे। हमने देखा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग कंट्री में जाके अपनी कॉलोनीज़ बनाने लगे थे और वहाँ जा कर के वहाँ के पर्सन से ज़बरदस्ती काम करवाते थे, फोर्स लेबर करवाते थे और बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ से लेके आते थे। तो जब वो अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ के पर्सन से वो ज़बरदस्ती लेबर करवाना चाहते हैं तो वहाँ के पर्सन ने उनको मना कर दिया क्योंकि वो एक सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे। उन्होंने कहा उनको मनी की ज़रूरत ही नहीं है, वो लेबर नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा कुछ होता है कि उनको बेचारों को फिर वो काम करना ही पड़ता है उनके लिए। तो ये सारा सब आज हम देखेंगे कि ऐसा वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों को ज़बरदस्ती काम करना ही पड़ा। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड एब्टेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। अगर हम देखें तो अफ्रीका में जो लैंड है काफ़ी थी और पॉपुलेशन जो है वो कम थी। For centuries, land and livestock sustained African livelihoods and people rarely worked for a wage. In late 19th century, Africa there were few consumer goods that wages could buy. If you had been an African possessing land and livestock, and there was a plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. अब जैसा कि अफ्रीका वाले पर्सन थे, अफ्रीका वाले पर्सन एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रखते थे, पशु पालते थे और खेती करते थे। तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी मनी की, कुछ भी खरीदने की, मजदूरी करने की। इन द लेट 19th century, यूरोपियन वर अट्रैक्ट टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। 19th सेंचुरी में क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बेटा अफ्रीका की तरफ। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ मिनरल्स भी हैं। यूरोपियन केम टू अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। अब जो यूरोपियन कंट्री हैं वो जो अफ्रीका में गए हैं वहाँ पे प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, माइंस में भी वहाँ के पर्सन से काम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या? बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क ऑफ वेजेस। क्योंकि वहाँ लेबर नहीं मिल रही थे, मजदूरी पे काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो यूरोपियन के सामने ये समस्या आई। एक तो वो वहाँ प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, बागानों में काम करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ माइंस में काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के पर्सन जो हैं काम करने को तैयार ही नहीं हैं। एम्प्लॉयज़ यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। अब जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से लेबर भर्ती किए जाएं।
Heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on plantation and mines. अब यूरोपियंस कंट्री ने क्या किया, वहाँ जाके उन लोगों पे टैक्सेस थोप दिए और वो बेचारे उसको पे तभी कर सकते थे जब वो मजदूरी करते, या तो प्लांटेशन में वर्क करते या माइंस में वर्क करते. इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज्ड. इनहेरिटेंस के लॉ थे, जो उत्तराधिकारी के नियम थे, वो भी चेंज कर दिए गए. सो दैट peasants were displaced from land. Only one member of a family was allowed to inherit land, as a result of which the other were pushed into the labor market. अब उन्होंने एक नियम बनाया जिसके अनुसार जो फैमिली का एक बड़ा मेंबर है, सिर्फ लैंड पे राइट उसी का है, लैंड उसी की होगी, बाकी जो बचेंगे उनको लेबर मार्केट में धकेल दिया, उनको मजदूरी करनी पड़ेगी. Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move about freely. और जो माइंस वर्कर थे उनको भी फ्री नहीं छोड़ा जाता था, वो फ्री कहीं घूम भी नहीं सकते थे, कहीं भी नहीं जा सकते थे, मतलब बिना परमिशन के. Then came rinderpest, a devastating cattle disease. फिर वहाँ पे एक बीमारी फैलती है और वो कौन सी है, कैटल डिजीज़. Rinderpest arrived in Africa in the late 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldier invading Eritrea in East Africa. ईस्ट अफ्रीका में बेटा वहाँ पे अटैक हुआ था और वहाँ पे इटालियन सोल्जर आए हुए थे. उनके खाने के लिए बाहर से जो मीट आता था, जो एनिमल्स लाए जाते थे, उनमें एक डिजीज़ लग के आई. यानी अफ्रीका का जो ईस्ट वाला पार्ट था, वहाँ पे जो एनिमल्स आए थे उनमें प्लेग की बीमारी थी. उसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे लाइक फॉरेस्ट फायर, आग की जैसे जंगल की आग होती है, उसकी तरह पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका में ये बीमारी फैल चुकी थी. इस बीमारी के फैलने से क्या हुआ कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो मारे गए, बहुत सारे एनिमल्स मारे गए. द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय 90% ऑफ कैटल. रिंडरपेस्ट की वजह से अफ्रीका के 90% जो कैटल हैं वो मारे गए. द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय अफ्रीकन लिवलीवुड, प्लांटर, माइन ओनर एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपलाइज्ड. तो अब ऐसी कंडीशन में जब उनके पास जीने का सहारा ही नहीं रहा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते थे एनिमल्स से, एनिमल्स की उनको ज़रूरत थी, लेकिन अब एनिमल्स ही नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा. और अब आसानी से जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन थे, वो जैसा चाहते थे वैसा कर पाए, क्योंकि इनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मजबूरी में उनको मजदूरी करनी पड़ी, वेजेस करनी पड़ी, लेबर के रूप में उनको काम करना पड़ा मजदूरी के लिए. तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पे होती है.